हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग जो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और इस पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। इसका पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोग जो है पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख ले। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इस वंश से संबंधित क्या जानकारियां प्राप्त की थी, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है इस वर्धन वंश को मैप के थ्रू पढ़ने का प्रयास किया था। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है संपूर्ण भारतवर्ष में कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है, जिसमें जो है वर्धन वंश जो है हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में वर्धन वंश का उदय होता है। वहीं जो है कन्नौज का जो ये क्षेत्र है, यहाँ मौखरी वंश का उदय होता है, जिसका शासक उस समय गृहवर्मा रहता है। वहीं जो असम का जो ये क्षेत्र जो उस समय कामरूप के नाम से जाना जाता है, उसका शासक भास्कर वर्मन रहता है। वहीं जो बंगाल का जो ये क्षेत्र है, उस समय जो है बंगाल के क्षेत्र पर गौर वंश का शासन चल रहा होता है, जिसका जो राजा शशांक रहता है और यह जो है शैव धर्म का अनुयायी रहता है। और वहीं जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहता है, वह मालवा के नाम से जाना जाता है, जिसका शासक देवगुप्त रहता है। वहीं जो दक्षिण भारत के क्षेत्र पर चालुक्य वंश का शासन यहाँ चल रहा होता है, जिसका जो शासक पुलकेशिन द्वितीय रहता है। तो ये हमने पिछले वीडियोस में इन विभिन्न राजवंशों की भारत में किस दिशा में वह स्थित था, इसके बारे में हमने जाना था। तो उसके बाद हमने देखा था कि ये जो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र जो वर्धन वंश जहाँ शासन कर रहा होता है, उसका जो यानी इस वंश का जो संस्थापक है ये पुष्यभूति रहते हैं। इन्हीं के नाम पर जो है इस वंश का जो है नाम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पड़ा था। तो हमने देखा था कि पुष्यभूति जो रहते हैं वह तो इस वंश का संस्थापक रहता है, किंतु इनके पश्चात भी कई ऐसे शासक आए जिनका शासन इतना महत्वपूर्ण नहीं है इतिहास के दृष्टिकोण से, किंतु पुनः इस वंश में एक शासक आता है प्रभाकर वर्धन, जो कि इस वंश का एक प्रतापी शासक माना जाता है, जो अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर जो है इस साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास करता है। उनकी 3 संतानें रहती है। बड़ा पुत्र का नाम राज्यवर्धन रहता है, छोटे पुत्र का हर्षवर्धन और जो उनकी एक पुत्री रहती है उनका नाम राजश्री रहता है। तो इन तीनों के ऊपर ही जो है इस वर्धन वंश की कहानी आगे चलती है। तो ये जो तीनों पुत्र यानी 2 पुत्र और 1 पुत्री रहती है इनकी, तो ये जो प्रभाकर वर्धन रहते हैं तो वह क्या करते हैं, ये जो कन्नौज नरेश है उस कन्नौज नरेश गृहवर्मा से जो है वह अपनी पुत्री राजश्री का विवाह वो करते हैं। और उसके विवाह के पश्चात क्या होता है कि गंभीर बीमारी की वजह से जो है प्रभाकर वर्धन की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी जो है उन्हीं के साथ सती हो जाती है। फिर क्या होता है कि उसका जो बड़ा पुत्र रहता है राज्यवर्धन, वह शासक बनता है, राजा बनता है। तो जब वह राजा बनता है, शासक बनता है इस वंश का अगला, तो वहाँ क्या होता है, ये जो मालवा का जो शासक रहता है देवगुप्त और ये कन्नौज का जो शासक रहता है गृहवर्मा, जो कि प्रभाकर वर्धन का दामाद रहता है, इन दोनों यानी चूंकि ये अड़ोसी पड़ोसी राज रहते हैं, इन दोनों के बीच दुश्मनी चल रहा होता है। और यह जो देवगुप्त है यह एक युद्ध में इस गृहवर्मा की हत्या कर देता है। यानी कि ये शशांक और देवगुप्त मिलकर के क्या करते हैं, ये दोनों मित्र रहते हैं, ये दोनों युद्ध में क्या करते हैं, इस गृहवर्मा की हत्या कर देता है। और जो राजश्री को यानी गृहवर्मा की जो पत्नी रहती है उसको जो है वह बंदी बना लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो राज्यवर्धन रहता है उसके सामने 2 परिस्थितियाँ रहती है। एक तो उसे अपनी बहन जो बंदी बना ली गई थी उसे भी छुड़ाना रहता है, प्लस जो कन्नौज का जो ये शासन है इन लोगों ने यानी कन्नौज पर इन दोनों का कब्जा हो जाता है। तो वह क्या करता है कि इस देवगुप्त से युद्ध करता है और युद्ध में इस देवगुप्त की वह हत्या कर देता है। तो चूंकि देवगुप्त और ये जो शशांक रहते हैं ये आपस में मित्र रहते हैं, तो जब इनको पता चलता है कि देवगुप्त की हत्या कर दी जाती है, तो वह इसका यानी देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए ये शशांक जो है इस वर्धन वंश का जो राजा रहता है राज्यवर्धन, उसकी वह धोखे से हत्या कर देता है। तो जिस समय इसकी हत्या होती है
उस समय जो है हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु का रहता है। तो इतना हमने पिछले वीडियो में जाना था। आगे हम लोग देखते हैं कि जो हर्षवर्धन जो कि मात्र 16 वर्ष की अवस्था में जो है उसके भाई की हत्या कर दी जाती है, वहीं उसके पिता की भी तत्काल मृत्यु हुई रहती है, वहीं उसके बहनोई की भी हत्या हुई रहती, बहन बंदी बना ली गई रहती है, वहीं जो है कन्नौज जो उसकी बहन का राज्य रहता है उस पर भी किसी अन्य राज्य का कब्जा हो जाता है। तो इन सभी विकट परिस्थितियों में जो है एक 16 साल का लड़का जो हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है वह शासक बनता है, राजा बनता है। यानी 606 एडी में जो है हर्षवर्धन जो है वह राजा बनता है मात्र 16 वर्ष की आयु में। 590 ईस्वी के आसपास तो उसका जन्म होता है और 606 एडी में जो है वह राज्यवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा कर दी जाती है। तो मात्र 16 वर्ष की आयु में यह राजा बनता है। और मात्र 16 वर्ष की आयु में जब वह शासक बनता है, राजा बनता है, तो उसके सामने कई परिस्थितियां थी। एक तो उसे अपने भाई की मृत्यु का भी बदला लेना था, वहीं उसकी बहनोई की भी हत्या कर दी जाती है, उसकी बहन बंदी बना ली जाती है, उसकी बहन का जो राज्य रहता है राजपाट कन्नौज वह भी किसी और के अधीन रहता है। तो इन सब चुनौतियों के बीच जो है वह राजा बनता है और इन सब चुनौतियों पर वह विजय भी प्राप्त करता है। मीन्स एक 16 साल का लड़का जो है ना सिर्फ अपने शासन प्रशासन को बेहतर तरीके से संभालता है बल्कि अपनी चुनौतियों को स्वीकार भी करता है और वह उस चुनौतियों पर विजय भी प्राप्त करता है। और इस क्रम में वह क्या करता है, हर्षवर्धन शशांक को पराजित कर कन्नौज को जो है जीत लेता है और अपनी बहन को वह खोज निकालता है। मीन्स वह क्या करता है, शशांक के साथ युद्ध करता है और युद्ध में शशांक को पराजित करके जो कन्नौज जो कि शशांक और देवगुप्त मिलकर के जो है अपने कब्जे में करके रखते हैं, तो उस कन्नौज को जीतता है और अपनी बहन को खोजता है। ये जो असम का जो ये क्षेत्र रहता है जहाँ की जो कामरूप के नाम से जाना जाता, उस समय यहाँ जो भास्कर वर्मन का शासन चल रहा था। ये भास्कर वर्धन की मदद से जो है हर्षवर्धन जो है अपनी बहन को खोजता है। कहा जाता है कि उसकी बहन की जब वह खोज करता है तो वह उस समय आत्महत्या करने जा रही होती है और उसी वक्त जो है हर्षवर्धन उसे बचाता है और अपने घर वापस लेकर के आता है। तो ये भास्कर वर्मन की मदद से वो अपनी बहन को खोजता है और फिर वह कन्नौज को जीत करके उस पर शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता है। चूँकि ये कन्नौज जो है उसका जो शासक गृहवर्मा की हत्या हो चुकी होती है, तो वो जो राजश्री है वो शासन प्रशासन को चला नहीं पाती है, संभाल नहीं पाती है, तो वह अपने भाई जो हर्षवर्धन को भी इस राज्य को चलाने के लिए कहती है। तो वह हर्षवर्धन यहाँ चूँकि ये क्षेत्र को आपस में मिला लेता है और यह चूँकि एक विस्तृत क्षेत्र रहता है, इस पर से यहाँ थानेश्वर से वह शासन प्रशासन को ठीक से चला नहीं पाता है। तो वह क्या करता है, जो राजधानी थानेश्वर थी यानी हरियाणा का जो क्षेत्र था, वर्धन वंश का राजधानी उस समय उस काल में था, तो उस राजधानी को थानेश्वर से वह क्या करते, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए कि कन्नौज को राजधानी किसने सर्वप्रथम बनाया। तो आगे इसके जीवन से संबंधित जो है घटना है वह है हेनसांग। तो ये जो हेनसांग है दोस्तों, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और यह जो हेनसांग है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आता है। और उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय जो रहता है वह शिक्षा का एक महान केंद्र माना जाता था। वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी, जिसमें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर यानी विदेशों से भी जो छात्र है जिज्ञासु होते थे वो लोग बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। तो ये जो हेनसांग है एक चीनी यात्री रहता है जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये जो है इस हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आता है और वह जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है भारत में जो शिक्षाएं ग्रहण करता है, वो जो यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की सामाजिक धार्मिक जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में जो है वह जो अनुभव करता है, वो उसकी जो रचना है वह एक सीयू की नामक पुस्तक की रचना करता है, जिसमें वह इन सब चीज़ों को यानी भारत की उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसके बारे में वह लिखता है। हर्षवर्धन के शासनकाल या उसके जीवन से संबंधित भी कुछ बातों को जो है इस सीयू में वह लिखता है।
तो ये ह्वेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आया था। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये जो हर्षवर्धन है दोस्तों, ये हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, यानी इतिहासकारों के द्वारा जो है इसे अंतिम भारतीय हिंदू शासक कहा गया। हालांकि यह बात पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह यानी हर्षवर्धन के शासन के बाद भी जो है कई ऐसे राजवंश छोटे छोटे आए जो इसके शासन यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद भी भारत के अन्य क्षेत्रों पर जो है वह शासन हिंदुओं का चलता है। इसलिए यह कहना कि यह अंतिम हिंदू शासक है यह पूर्णतः सही नहीं हो सकता है। हाँ, यह कह सकते हैं कि भारत का जो ये क्षेत्र था जहाँ हमने देखा थी मौर्यों का शासन चला था, यानी कि मौर्य काल जो एक विस्तृत साम्राज्य था प्राचीन भारतीय इतिहास का, वहीं जो गुप्तों का जो शासन है इस क्षेत्र में ही चला था। तो ये कहा जा सकता है कि इसने बड़े विस्तृत साम्राज्य में यह अंतिम हिंदू शासक था, यानी विस्तृत साम्राज्य का अंतिम हिंदू शासक इसको कह सकते हैं, लेकिन अंतिम हिंदू शासक कहना इसे पूर्णतः सही नहीं लगता है। वहीं जो हर्षवर्धन के बारे में एक बात और विख्यात है, प्रसिद्ध है कि कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन की तलवारों में जितनी ताकत थी उतनी ही ताकत जो है उनके कलम में भी थी। मीन्स जितनी खूबसूरती से, जितनी कलात्मक तरीके से वह तलवार का प्रयोग करता था, तलवार को पकड़ता था, उसका इस्तेमाल करता था, उतनी ही बेहतरीन तरीके से जो है वह कलम का भी इस्तेमाल करता था। उसके यानी इस तथ्य के पीछे कहने का तात्पर्य है कि उनके द्वारा जो है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, यानी ये प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जो है यह हर्ष द्वारा यानी हर्षवर्धन द्वारा जो लिखित रचना है, तो इस वजह से है जो उनके बारे में यह तथ्य कहा गया। दोस्तों, जो हर्षवर्धन है वह एक महान शासक था, योद्धा था, जो अपने शौर्य के बल पर, अपने वीरता के दम पर एक विस्तृत साम्राज्य की यानी गुप्त साम्राज्य के बाद पुनः एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करता है। किंतु वह जो है एक बहुत अच्छा यानी कि लेखक भी था, यानी वो उसने 3 नाटकों की रचना की, जिसमें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नाम की ये 3 नाटकें उनके द्वारा लिखित है। तो इससे भी संबंधित बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए, यानी नाटकों का नाम दे करके कई एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं कि ये जो नाटक है किनके द्वारा रचित है। तो ये हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटकें हैं, जिसमें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली है। वहीं जो है कुछ धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गई थी उनके शासनकाल में, उनके द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, ये जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन आरंभ में तो शैव धर्म के अनुयायी थे, किंतु जो ह्वेनसांग से वह प्रभावित होकर के कहा जाता है कि बाद में उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। स्पेशली बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है उसके वे अनुयायी बन गए थे। बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में बांट दिया जाता है बाद में, जिसमें एक हीनयान और एक महायान शाखा कहलाता है, जो हमने बौद्ध धर्म वाले वीडियो में देखा था। तो यह जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी होता है हर्षवर्धन। किंतु यह बौद्ध धर्म को ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु भावना रखता है, यानी कि यह सभी धर्मों के प्रति जो है यह सम्मान की भावना रखता है। और उसने जो है कन्नौज में विभिन्न धर्मों की एक विशाल सभा का आयोजन करता है। ये कन्नौज जो कि उसकी बाद में जो वह राजधानी बनाता है, थानेश्वर से जो कन्नौज स्थानांतरित करता है अपनी राजधानी को, तो उस कन्नौज में जो है विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का आयोजन करता है। यानी उस कन्नौज में जो है एक विशाल सभा का आयोजन करता है, यानी धर्म सभा वह रहती है जिसमें सभी धर्मों का जो है विद्वान जो होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जानकार होते हैं, वो सभी जो इकट्ठा होते हैं इस विशाल धर्म सभा में, जिसका आयोजन जो है कन्नौज में किया जाता है। वहीं जो है हर प्रत्येक 5 साल पर जो है वह प्रयाग के संगम पर जो है एक समारोह का आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष
परिषद कहा जाता है। यानी कि उसने अपने जीवन काल में एक बार विशाल धर्म सभा का आयोजन किया था जो सभी धर्मों से संबंधित थी। वहीं जो वह प्रत्येक 5 साल में जो है महामोक्ष परिषद नामक सभा का आयोजन करता था प्रयाग के संगम पर। तो ये थे दोस्तों जो वर्धन वंश के हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम लोग जो है इस काल के यानी वर्धन वंश के, पुष्यभूति वंश के जो शासन काल की जो राजनीतिक अवस्था है, चाहे वह सामाजिक अवस्था हो, चाहे धार्मिक अवस्था हो, चाहे आर्थिक अवस्था है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने का जो है प्रयास करते हैं। तो उस काल की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो अवस्थाएं हैं लगभग गुप्त काल के समान ही थी। यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ही चूंकि वर्धन वंश का आरंभ होता है, तो कहा जाता है कि ये जो वर्धन थे ये गुप्तों के ही सामंत थे, क्योंकि हमने देखा था गुप्त साम्राज्य वाले वीडियो में कि गुप्त जो है अपने शासन प्रशासन को सामंती व्यवस्था के अंतर्गत बांट करके करते हैं। तो संभवतः ये जो वर्धन वंश के शासक थे वह गुप्तों के ही सामंत थे, जो गुप्त वंश के पतन के पश्चात जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ की जो प्रशासनिक या राजनीतिक अवस्था कहिए, धार्मिक अवस्था कहिए, सामाजिक अवस्था कहिए, तो लगभग जो है वह गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के समान ही था। किंतु यहाँ पर जो है आर्थिक अवस्था में थोड़ा बहुत चेंज हम लोग देखते हैं कि हमने देखा था कि जो गुप्त काल में जो उज्जैन है वह व्यापारिक नगर थी, यानी प्रमुख व्यापारिक नगर उस काल में उज्जैन थी। वहीं जो है इस काल में यानी वर्धन वंश के शासन काल में यहाँ की प्रमुख जो व्यापारिक नगर है वह जो है मथुरा हो जाती है। यानी जो गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन थी वह वर्धन वंश के शासन काल में मथुरा ले लेती है उसका स्थान। यानी मथुरा जो है सूती वस्त्र के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर भी है जो गुप्त काल के समान ही जो अर्थव्यवस्था का आधार जो है वह कृषि ही रहता है, किंतु व्यापार का भी प्रयास यहाँ इस काल में देखने को अच्छा मिलता है। बाकी जो धार्मिक सामाजिक स्थितियाँ थी वह सब कुछ जो है गुप्त साम्राज्य के समान ही चल रहा था इस वर्धन वंश में भी। तो ये वर्धन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। अगले वीडियो में हम लोग जो है गुप्तोत्तर काल के जो अन्य प्रमुख वंश साम्राज्य है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो इस वर्धन वंश से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट भी जो है मैंने अपलोड कर रखा है। तो इस वर्धन वंश को बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि आप लोग वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तरों का जो वीडियो है वह भी ज़रूर देख ले। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।